परफेक्ट सक्सेस पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं बीजू मिश्रा फिर आप लोगों को बायोलॉजी स्टार्ट करने जा रहा हूँ। मुझे पता है आप लोगों ने बहुत दिन इंतज़ार किया और मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था, मैं काफ़ी बिज़ी था और कुछ वजह से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था। उसके लिए मैं सबसे पहले आप लोगों से क्षमा प्रार्थी हूँ। लेकिन अब आप लोगों को वीडियो निरंतर मिलेगी। इसमें कोई ये नहीं होगा कि फिर बीच में नहीं मिलेगा, ऐसा कोई बात नहीं है। आप लोग ऐसे ही शेयर कीजिए। अगर आप लोग शेयर नहीं करते हैं तो डिमोटिवेट आदमी होता है और फिर वीडियो नहीं बना पाता है, ठीक है? लेकिन आप लोग जब साथ देंगे तो हर चीज़, जैसे हम लोगों ने केमिस्ट्री बहुत अच्छे से पढ़ा था वैसे बायोलॉजी भी बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और क्लास 9th की बायोलॉजी स्टार्ट कर रहे हैं। लेकिन हम लोगों का उद्देश्य ऐसा रहता है कि अगर एक बार, जैसे आप लोग जानते हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी भी कर रहे हैं, वो लोग जानते हैं कि रेलवे में ग्रुप डी में या कहीं भी जो जनरल साइंस का डिमांड है बहुत ज़्यादा हो गया, ठीक है? जनरल साइंस ग्रुप डी में कम से कम 30 मार्क्स का पूछता है और 9th और 10th का जो एनसीईआरटी होता है वह और रेफरेंस बुक जो होता है काफ़ी मायने रखता है। तो हम लोग उस उद्देश्य से पढ़ेंगे कि जो भी एनसीईआरटी है, एक भी क्वेश्चन एनसीईआरटी से बाहर मेरे पढ़ाए हुए से ना आए। और जहाँ तक मेरा अनुमान है कि 9th और 10th जो बच्चे अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, एक बार 9th और 10th पढ़ लें, मेरे पढ़ाए हुए वीडियो से पढ़ें और फिर आप लोग क्वेश्चन लगाएँ। समझ में आ जाएगा कि मेरे पढ़ाने का जो तरीका है, वह कहाँ तक आपके क्वेश्चन को टच करता है, ठीक है? और हम लोग अच्छे से स्टार्ट करेंगे। हम लोग के चैप्टर का नाम है कोशिका, सेल, जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सेल बोलते हैं। और यही हम लोग स्टार्ट करेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे। लाइफ में दुख आए, सुख आए, उससे मतलब नहीं है। क्या होता है, क्या नहीं होता है, बहुत लोग आपको बहुत कुछ बोलेंगे, लेकिन जब आप सक्सेस होंगे तो उस दिन वही लोग बोलेंगे ना कि मैं जानता था ये करेगा। लेकिन जिस दिन सक्सेस नहीं होंगे, पीठ पीछे बहुत लोग बोलने आएँगे और बहुत लोग सहानुभूति देते हैं ना जो, वो सहानुभूति इसलिए नहीं देते कि उनको लगाव है, इसलिए देते हैं कि उनको मज़ा आता है लूटने में, ठीक है? उनको मज़ा आता है हँसने में। क्या दुःख है समंदर को बता भी नहीं सकता, क्या दुःख है समंदर को बता भी नहीं सकता, आँसू की तरह आँख तक आ भी नहीं सकता। तू छोड़ रहा है तो खता इसमें तेरी क्या है, हर शख्स मेरा साथ निभा भी नहीं सकता। प्यासे रह जाते हैं ज़माने के सवालात, किसके लिए ज़िंदा हूँ बता भी नहीं सकता। घर ढूँढ रहे हैं मेरा रातों के पुजारी, घर ढूँढ रहे हैं मेरा रातों के पुजारी और मैं हूँ कि चिरागों को बुझा भी नहीं सकता। कोई बात नहीं, बहुत अच्छे से पढ़ते हैं और इसी उमंग के साथ पढ़ेंगे, जैसे पहले पढ़ाता था वैसे ही पढ़ेंगे। मेरे जोश में कोई भी कमी नहीं आएगी और दुगने उत्साह के साथ पढ़ेंगे। ठीक है, आइए पढ़ते हैं कोशिका, जीवन की आधारभूत इकाई। सेल किसे कहते हैं, कोशिका किसे कहते हैं? अब सबसे पहले मैंने कोई भी चैप्टर पढ़ा है तो इंट्रोडक्शन कराया है। हम लोग बायोलॉजी स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 9th की और बायोलॉजी में आप लोग जानते हैं कि इसका बायोलॉजी को बोलते हैं जीव विज्ञान। मतलब वैसा विज्ञान जिसमें जीवों के बारे में पढ़ा जाए अच्छे से, ठीक है? मतलब मोटा-मोटी हम लोग यही बोलते हैं, जीव के बारे में पढ़ा जाए। अब जब जीव के बारे में पढ़ेंगे तो हम लोग तो ऐसा नहीं कि सबसे पहले ब्रेन के बारे में या पैर के बारे में ऐसे पढ़ने लगेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि हमारा जो बॉडी है किसी भी चीज़ का, वो किससे बना होता है। चाहे पेड़-पौधे का बॉडी हो, पेड़-पौधे का शरीर हो, चाहे जीव-जंतु का शरीर हो, बना किससे होता है? तो सबसे छोटा पार्ट जो होता है ना, सबसे छोटा पार्ट होता है कोशिका। जैसे कोई भी घर जो बना होता है, वह घर में हम लोग अगर देखा जाए तो सबसे पहले ईंट-ओट से लगा होता है, ईंट रहता है। ईंट के बाद बहुत सारा जब ईंट मिलता है तो एक दीवार बनता है और बहुत सारा जब दीवार खड़ा होता है, दीवार बहुत सारा जब खड़ा होता है, तब जाके एक घर बनता है। वैसे ही हमारा बॉडी तो आपको दिख रहा है, लेकिन बॉडी में सबसे छोटा पार्ट जो होता है ना, वह क्या होता है? कोशिका। अब आप बोलेंगे क्या कोशिका जो फिगर मैंने बनाया है इतना बड़ा होता है? नहीं, ये जो सूक्ष्मदर्शी से देख के मैंने फिगर इसलिए बनाया है ताकि आपको दिख सके, नहीं तो मैं ऐसे करके बना दूं और इसी के अंदर आपको समझाऊं तो आपको समझ में आएगा नहीं। इसीलिए मैं फिगर ऐसे बनाया जाता है, ठीक है? ये एक जीव का कोशिका है, मैंने आपको समझाने के लिए बनाया हुआ है, ठीक है? अब इसको सेल बोलते हैं। बायोलॉजी में कोश ये तो इंग्लिश में बोलते हैं, बायोलॉजी की भाषा में कोशिका को साइटो बोला जाता है। आप धीरे-धीरे आगे पढ़ेंगे, ठीक है? साइटो, कोई भी होगा साइटोलॉजी, समझ में आया? तो साइटो इसको बोलते हैं और फिर हम लोग कोशिका के बारे में पढ़ते हैं। तो वही लिखा है मैंने कि कोशिका को जीवन की, जो हम लोग का जीवन है ना, उसकी आधारभूत संरचना,
आधारभूत मतलब, आधार मतलब आपको पता है कि बेस, ठीक है, उसका जो बेस होता है, हमारी बॉडी का जो बेस होता है, स्ट्रक्चर जो सबसे छोटा यूनिट होता है जिससे मिलके हमारा बॉडी बना होता है, वह कोशिका है। इसीलिए लिखा हुआ है कि कोशिका को यानी सेल को जीवन की आधारभूत संरचना और क्रियात्मक इकाई कहा जाता है। क्रियात्मक मतलब स्ट्रक्चरल, समझ में आ गया। क्रियात्मक मतलब हमारा बॉडी का स्ट्रक्चर तैयार करता है कोशिका, तो इसे क्रियात्मक इकाई कहा जाता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन कि जीवन की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? कोशिका। जीवन की आधारभूत संरचना और क्रियात्मक इकाई क्या होती है? कोशिका होती है। समझ में आ गया। अब कोशिका हो गई तो कोशिका के बारे में पढ़ेंगे कि भाई कोशिका तो मैंने बता दिया कि कोशिका को सबसे छोटी इकाई होती है। अब कोशिका होता कैसा है? तो कोशिका के अंदर भी बहुत सारा चीज पाया जाता है, ठीक है। जैसे कोई भी चीज के अंदर, जैसे एक सर्कल जब हम लोग एक वृत्त को खींचते हैं तो एक केंद्र होता है ना, वैसे ही एक जो कोशिका होती है उसके अंदर भी क्या होता है? केंद्रक होता है, ठीक है। और सारा कंट्रोल, इसका जो जितना नियंत्रण है ना कोशिका का, वह केंद्रक करेगा। केंद्रक जो बोलेगा कि ए कोशिका ऐसे कर, मतलब केंद्रक ही बोलेगा, ठीक है। केंद्रक ही इसका पूरा का पूरा कंट्रोल रखेगा। तो बोला जाता है कि कोशिका का कंट्रोल किसके पास होता है? केंद्रक के पास होता है, ठीक है। अब इसके बीच में बहुत सारा जीव द्रव्य भरा होता है, मतलब तरल पदार्थ भरा होता है, लिक्विड रूप में, द्रव रूप में भरा रहता है, जो जीव का द्रव्य होता है। समझ में आ गया। तो बहुत सारा पदार्थ अंदर लिक्विड जैसा भरा रहता है कोशिका के अंदर, उसे क्या बोलते हैं? जीव द्रव्य। जितना भी इसके अंदर भी, केंद्रक के अंदर भी, बाहर भी, सब जितना होगा उसे जीव द्रव्य कहते हैं, ठीक है। अब केंद्रक के अंदर जो द्रव्य है, बस हम लोग जानने के लिए कह देते हैं इसे क्या कहते हैं? केंद्रक द्रव्य। द्रव्य, यही द्रव्य जो मैंने लिखा है द्रव्य, केंद्रक द्रव्य। अब मैं बोलूंगा क्या केंद्रक द्रव्य जो होता है जीव द्रव्य है कि नहीं? अरे भैया, कोशिका के अंदर जितना भी द्रव्य है सब जीव द्रव्य है। बस केंद्रक द्रव जब मैं कहूंगा तो आप समझ जाइएगा कि केंद्रक के अंदर का द्रव्य को हम लोग बोलते हैं केंद्रक द्रव, और केंद्रक के बाहर द्रव यानी कोशिका, इसको इसको बोलते हैं कोशिका द्रव्य, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? कोशिका द्रव्य। तो क्वेश्चन बोलता होगा जब कि कोशिका द्रव्य क्या है, तो केंद्रक, और ये होता है, हाँ, और कोशिका के बाहर जो हम लोग के बाहर चमड़ा होता है, स्किन, तो ऐसे ही कोशिका के बाहर भी इसको ढके रहने का कोई झिल्ली होगा ना, तो उसे क्या बोलते हैं? कोशिका का झिल्ली, यानी कोशिका झिल्ली। क्या नाम होता है इसका? कोशिका झिल्ली। तो कोशिका के बाहर एक परत होता है, उसे क्या बोलते हैं? कोशिका झिल्ली। तो क्वेश्चन आ गया, कोशिका झिल्ली और केंद्रक के बीच के द्रव को क्या कहते हैं? कोशिका द्रव्य कहते हैं। केंद्रक के अंदर भरे द्रव को क्या कहते हैं? केंद्रक द्रव कहते हैं। केंद्रक नाम है तो केंद्रक द्रव कहेंगे। केंद्रक और कोशिका के झिल्ली के बीच के द्रव को कोशिका द्रव्य कहते हैं, क्योंकि ये कोशिका है, कोशिका द्रव्य कहते हैं। और केंद्रक द्रव्य और कोशिका द्रव्य, क्या मैं बोल रहा हूं? केंद्रक द्रव्य, केंद्रक द्रव्य और कोशिका द्रव्य दोनों मिला के, कोशिका द्रव्य दोनों को क्या बोलते हैं? जीव द्रव्य, ठीक है। जीव द्रव्य बोलते हैं, दोनों क्या है? जीव द्रव्य है। समझ में आ गया। कोशिका द्रव्य बोलते हैं केंद्रक, लिख लीजिए कॉपी पे, केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच के द्रव्य को कोशिका द्रव्य कहते हैं, और केंद्रक के बीच के द्रव्य को क्या कहते हैं? केंद्रक द्रव्य, ठीक है। तो यही मैंने लिखा हुआ है कि कोशिका जीव द्रव्य से बनी रचना है। कोशिका किससे बनी होती है? जीव द्रव्य से बनी होती है। अब जीव द्रव्य में बहुत सारा पदार्थ पड़ा रहता है, अकार्बनिक पदार्थ भी, यौगिक भी रहता है, कार्बनिक यौगिक। जैसे अकार्बनिक यौगिक जिसमें कार्बन की मात्रा नहीं होती है, तो अकार्बनिक यौगिक यानी कि जल, लवण, ये सब पड़ा रहता है। तो जल और लवण भी इसके अंदर रहता है। मैंने क्या बोला? जीव द्रव्य का अधिकतर भाग जल ही रहता है। जल के अलावा भी कुछ चीज रहता है, जैसे लवण, बहुत चीज, प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, जितना सब चीज है ना, सब मिलकर जीव द्रव्य बना है। तो अधिकतर भाग किसका होता है? जल का होता है, ठीक है। तो जल और लवण जो होता है अकार्बनिक यौगिक है। और कार्बनिक यौगिक कौन सा होता है? प्रोटीन, इसमें प्रोटीन भी पाया जाता है, वसा भी पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट भी पाया जाता है, और न्यूक्लिक अम्ल भी पाया जाता है, ठीक है। तो आप लोग, अगर कोई आपसे पूछता है कि जीव द्रव्य में क्या क्या पाया जाता है, तो जल पाया जाता है, लवण पाया जाता है, प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लिक अम्ल पाया जाता है। अब कोई पूछेगा कि जीव द्रव्य में कौन कौन सा यौगिक पाया जाता है, अकार्बनिक यौगिक पाया जाता है और कार्बनिक यौगिक। अकार्बनिक यौगिक किसको कहते हैं? जल को, लवण को। और कार्बनिक यौगिक किसे कहते हैं? प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लिक अम्ल, इसे क्या कहते हैं? कार्बनिक यौगिक। समझ में आ गया।
मुझे लगता है इतना तक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब हाँ, कोशिका झिल्ली ये क्या होती है? छिद्र युक्त चयनात्मक परागम्य झिल्ली। मतलब या देखिए, मैं क्या बोला कि बहुत, ये क्या है? एक कोशिका है, सेल है, ठीक है। बहुत सारी कोशिका होगी। अब हमारे शरीर में एक कोशिका थोड़ी होगी, बहुत सारी कोशिका होगी, और कोशिका के मिलने से उत्तक बनेगा। मतलब कोशिका से ही मिलके हमारा पूरा बॉडी बनेगा। इतना मोटा मोटी आप समझ जाइए। फिर मैं बताऊंगा कोशिका से क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा, मैं पढ़ाऊंगा। बस जो मैं बोल रहा हूँ वो पढ़ते रहिए, ठीक है। अब बहुत सारा कोशिका होगा, तो ये क्या होगा कि बाहर दूसरी कोशिका से इस कोशिका में भी कुछ आ सकता है, इस कोशिका से दूसरी कोशिका में भी कुछ जा सकता है। तो ये कब आ सकता है, जा सकता है कब? जब इस यह कोशिका झिल्ली इसको बाहर जाने देगी या बाहर से कुछ अंदर आने देगी, तभी ना। यानी कोशिका झिल्ली जो होती है ना, चयनात्मक झिल्ली होती है। चयनात्मक मतलब चयन करती है, उसको कलेक्ट करती है। मतलब कलेक्ट नहीं बोल सकते, चयन को बोल सकते हैं हम लोग कि चूज करेगी कि यह चीज अंदर आ सकता है और यह चीज अंदर नहीं आएगा। जो इसको लगेगा कि अंदर आ सकता है उसी को अंदर आने देगी, और इसको लगेगा कि इसको बाहर जाने दे उसी को बाहर। यानी कि चयन कर करके यह अंदर और बाहर करने देती है, ठीक है। तो इसे छिद्रयुक्त, यानी छिद्र तो रहेगा तभी आया जाएगा, अगर छिद्र रहेगा नहीं तो कोई भी चीज अंदर या बाहर आ नहीं जा सकता। तो छिद्रयुक्त झिल्ली होती है कोशिका झिल्ली, चयनात्मक होती है, और पारगम्य झिल्ली, चयनात्मक पारगम्य झिल्ली होती है, आर पार कर सकती है, ठीक है, चयन करने के बाद। अब देखिए, अब क्वेश्चन आपसे पूछेगा एक एक। मुझे क्या, मैं बोला कि मैं कंपटीशन की दृष्टि से भी पढ़ा रहा हूँ और नाइन्थ के बच्चों को भी, ताकि नाइन्थ के मेरे पढ़ाए हुए बच्चे जब कहीं भी डिस्कशन करें तो पता लगे कि हाँ बायोलॉजी अच्छे से पढ़ा है। और एक बात और, मैं जब बायोलॉजी पढ़ा रहा हूँ तो कोई भी शर्म और कुछ भी नहीं, क्योंकि जब बायोलॉजी पढ़ा रहा हूँ तो बायोलॉजी अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। जब भी आप मेरे बायोलॉजी का वीडियो देखिएगा, आप ईयरफोन लगा सकते हैं या अकेले अच्छे से पढ़ सकते हैं, या कोई दिक्कत नहीं है, आप कहीं भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। क्योंकि बुक में जो भी लिखा है हम लोग को अच्छे से पढ़ना है, बुक में लिखा ही है हम लोग को पढ़ने के लिए। समझ में आ गया? तो जो दिमाग के खुले हैं वह अच्छे से इसको समझेंगे। सबसे छोटी कोशिका, अब अगर क्वेश्चन पूछ दिया तो इसको माइकोप्लाज्म की कोशिका, ठीक है। सबसे छोटी कोशिका का नाम क्या है? माइकोप्लाज्म। सब पूरा हम बोल रहे हैं, हमारे बॉडी के अंदर नहीं बोल रहे हैं, पूरा बॉडी, पादप, हर चीज दुनिया का बोल रहे हैं। दुनिया में सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्म। सबसे दुनिया की सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा। डायरेक्ट क्वेश्चन, सबसे बड़ी। अब अगर हमारे बॉडी के अंदर आ जाए कि मानव में सबसे छोटी कोशिका बताइए, ये तो हो गया पूरा बाहर का, ठीक है, पूरा दुनिया का, हमारा बॉडी, दुनिया, बाहर, हर चीज का। ये हो गया पूरा मानव में अगर पूछ देगा सबसे छोटी कोशिका, तो अस्पर्म, जिसे हम शुक्राणु कहते हैं हिंदी में, ठीक है। अस्पर्म जो होता है मानव की सबसे छोटी कोशिका होती है। और मानव की सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु होती है। अब आप बोलेंगे कि अस्पर्म क्या है, अंडाणु क्या है? तो अस्पर्म जो होता है ना, एक प्रकार की कोशिका है, ठीक है, जो मनुष्य में, पुरुष जो होता है, मनुष्य में दो लोग होता है, एक पुरुष होती है एक स्त्री होती है। तो पुरुष के जनन में जो कोशिका भाग लेती है वह अस्पर्म होती है, ठीक है। अस्पर्म शुक्राणु जो होता है वह पुरुष की कोशिका है। समझ में आ गया आपको? और अंडाणु स्त्री की कोशिका है। स्त्री के अंडाणु ये स्त्री में की सबसे बड़ी कोशिका होती है, या स्त्री में नहीं, पूरा मनुष्य का मैं बात कर रहा हूँ, पूरा मानव में। तो पूरा मानव में सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु की, और पूरे मानव में सबसे छोटी कोशिका हम लोग की, पुरुष की, अस्पर्म की होती है। समझ में आ गया? अब देखिए, अब यह अस्पर्म जो होता है, होता कहाँ है? तो जो हमारा वृषण होता है ना, वृषण। अब आप बोलेंगे कि वृषण क्या है? जो मनुष्य, देखिए, ये पुरुष होता है, और ये पुरुष का जो ये भाग होता है इसे हम लिंग कहते हैं, यानी कि पेनिस कहते हैं। और जो दो अंडे जैसा भाग होता है उसे क्या कहते हैं? वृषण कहते हैं, ठीक है, वृषण कहते हैं। और वृषण के अंदर ही शुक्राणु होता है। वृषण के अंदर ही कौन सी कोशिका होती है? शुक्राणु, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? अस्पर्म कहते हैं। आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। तो अस्पर्म क्या है, समझ गए आप। अब अंडाणु क्या है? जो मादा होती है, स्त्री होती है, उसमें भी देखिए, स्त्री में भी जो भाग होता है, यह देखिए, अंडाशय यही है। अंडाशय जो दो भाग है ये अंडाशय है, ठीक है। ये गर्भाशय होता है, ये अंडाशय होता है, ठीक है। इसे अंडवाहिनी कहते हैं, ठीक है। तो आप लोग को बाद में जब जनन चैप्टर आएगा तो मैं बहुत
बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा और मुझे जहां तक लगता है कि हर चीज क्लियर होना चाहिए, तभी बच्चों को अच्छे से समझ में आएगा। तो अंडाणु समझ में आ गया कि अंडाणु यही अंडाशय, अंडाशय जो मैं दिखाया, इसी अंडाशय में जो 2 अंडाशय दिखाया, इसी अंडाशय में जो कोशिका होती है वह अंडाणु की कोशिका होती है। यानी कि आप अच्छे समझ गए होंगे कि जनन कोशिका में जब जनन होता है तो जनन में कौन सी कोशिका भाग लेती है? एक स्पर्म, जिसे क्या बोलते हैं? शुक्राणु बोलते हैं, और एक अंडाणु भाग लेता है। शुक्राणु पुरुष का की कोशिका होती है और अंडाणु स्त्री की कोशिका होती है। ठीक है। मानव में सबसे लंबी कोशिका किसकी होती है? न्यूरॉन। मानव में सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन, विभाजन रहित होती है। न्यूरॉन क्या होता है? तंत्रिका कोशिका होती है, जो तंत्रिका कोशिका हमारे ब्रेन से लेके पूरा बॉडी तक फैला होता है। ठीक है। तो उसकी सबसे छोटी इकाई, मैं बोला ही कि आगे धीरे धीरे आप पढ़ेंगे, अभी बस मैं एक एक नंबर याद करने के लिए लिख दिया हूं। ठीक है। इसको बहुत अच्छे से आगे के वीडियो में पढ़ाऊंगा। ठीक है। जो बच्चे मुझ पर विश्वास करते हैं प्लीज आगे के वीडियो देखते रहें, यकीन मानिए आप में अद्भुत चमत्कारी रूप से परिवर्तन आएगा। तो न्यूरॉन होती है मानव में सबसे लंबी कोशिका। देखिए बड़ी और लंबी में अंतर है। बड़ी होता है जैसे बड़ा, ठीक है, और लंबा होता है लंबा। लंबा समझ में आ गया? जैसे ये हो गया लंबाई, लंबाई समझ में आता है ना आपको? तो मैं लंबाई की बात कर रहा हूं। सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन की कोशिका। ठीक है, मानव में। अब आइए देखते हैं, एक विभाजन रहित होती। विभाजन रहित मतलब विभाजन नहीं होता इसका। कोशिका का विभाजन होता है जब भी आप देखेंगे ना कि एक कोशिका 2 कोशिका में बंट सकती है, तभी धीरे धीरे करके कोशिका का विकास होता है। पहले एक ही कोशिका धरती पर जन्म लिया था, धीरे धीरे यह कोशिका बढ़ते 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 बहुत सारा कोशिका हुआ, तब धीरे धीरे एक मनुष्य का जन्म हुआ, जीव का जन्म हुआ। समझ में आ गया ना? यानी एक कोशिका 2 कोशिका में बढ़ती है तो उसे विभाजन सहित कहते हैं। अब विभाजन रहित मतलब विभाजन नहीं होता, यानी कि न्यूरॉन की कोशिका का विभाजन नहीं होता है। इसीलिए बोला जाता है कि जब भी गाड़ी ओड़ी चलाइए तो हेलमेट लगा के, क्योंकि अगर न्यूरॉन तो दिमाग में होता है, ठीक है, अगर दिमाग हमारे मस्तिष्क में चोट लग गया और वो भी चोट न्यूरॉन में लग गया ना, तो फिर न्यूरॉन दूसरा नहीं बनेगा, विभाजन होकर दूसरा नहीं बनेगा, फिर आप लोग को बहुत अच्छे से चोट लग जाएगा। इसीलिए बोला जाता है हेलमेट लगा के चलिए। ठीक है, क्योंकि यह जो होता है न्यूरॉन की कोशिका फिर विभाजन नहीं हो सकती है, और एक बार अगर डेड हो गई तो वह डेड हो गई। समझ में आ गया? आगे देखिए, एक कोशिकीय। अब मैं क्या बोला कि जीव जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। एक कोशिकीय जीव होता है, एक बहुकोशिकीय जीव होता है। एक कोशिकीय जीव जिसका शरीर सिर्फ एक कोशिका का बना होता है, वह एक कोशिकीय होते हैं। जैसे एग्जांपल में अमीबा, पैरामीशियम, क्लेमाइडोमोनस आदि, यह सब एक कोशिकीय जीव होता है। तो एक कोशिकीय के बारे में इतना ही पढ़ना है कि वैसे जीव जिसका शरीर सिर्फ एक कोशिका का बना होता है। एग्जांपल आप लोग रट लीजिएगा। बहुकोशिकीय, इनका शरीर अनेक कोशिका से बना होता है। अनेक कोशिका कैसे होता है कि एक पहले एक ही कोशिकीय थे, एक कोशिकीय का एक कोशिका बहुत सारा बंटने लगा बंटने लगा, अब बढ़ते बढ़ते बहुकोशिकीय बना। ठीक है, तो एक कोशिका से ही इसका निर्माण हुआ है, एक कोशिका के विभाजन से ही निर्माण हुआ है। अब पौधा जैसे हो गया, जंतु हो गया, यह सब बहुकोशिकीय जीव है। पौधा में शैवाल, शैवाल क्या है? एक पौधा है। कवक क्या है? पौधा है। मांस क्या है? एक प्रकार का पौधा है। फर्न क्या है? एक प्रकार का पौधा है। आप याद कर लीजिएगा, धीरे धीरे जब बायोलॉजी पढ़िएगा तो फिर आप पीछे का रिलेट कीजिएगा, आपको यह सब चीज बहुत अच्छे समझ में आने लगेगा कि शैवाल क्या है, न्यूरॉन क्या है, अंडाणु क्या है, बहुत अच्छे समझ में आएगा। अभी धीरे धीरे बस आप याद कीजिए। ठीक है, अभी एक मुझ पे सब चीज छोड़ दीजिए, मैं आपको याद करा दूंगा। तो एक कोशिका से ही कोशिका विभाजन द्वारा बहुकोशिकीय जीव का निर्माण हुआ है। ठीक है, कोशिका का आकार और आकृति उसके कार्य के अनुरूप होती है। यानी कि कोशिका का, अब आपको दिमाग में आएगा, आपके दिमाग में मैंने क्या बोला था कि जो गोल मैंने ये किया है बस इसलिए किया था यहाँ पे किताब की आपको अच्छे से समझा सकूं। अब जरूरी नहीं है कि ऐसा ही होता है। कोशिका का निर्माण कार्य के द्वारा, जैसे अब कुछ कोशिका कुछ कार्य कर रही है तो उसका निर्माण देखिए, जैसे मैं दिखा रहा हूं, यह सब कोशिका है। क्लेमाइडोमोनास की कोशिका है, देख लीजिए लंबा है। जीवाणु की कोशिका है, ल्यूकोसाइट। वसा की कोशिका है, यकृत की कोशिका है। मेढक के लाल रक्त कोशिका है, आरबीसी। अमीबा यह है, अमीबा की कोशिका। यह तंत्रिका कोशिका, मैं बोला ना कि तंत्रिका कोशिका जिसमें न्यूरॉन जो होता है, तो तंत्रिका कोशिका यह है हमारे इतना तंत्रिका कोशिका, इसका फिगर यही होता है। ठीक है, शुक्राणु की कोशिका देख लीजिए, शुक्राणु की कोशिका सर्प की आकार की होती है। ठीक है, तो अस्थि कोशिका, डायटम, यह सब कोशिका अलग अलग आकार की होती है, और इसका जैसा कार्य होता है ना उसी के अकॉर्डिंग इसका रूप बदलता रहता है। तो कोशिका का आकार और आकृति उसके कार्य के अनुरूप बदलती है, कार्य के अनुरूप होती है। ठीक है, कुछ कोशिका अपना आकार बदलती रहती है, जैसे अमीबा। अमीबा जो होता है ना, अमीबा का जो मैंने फिगर बनाया, तो यह फिगर फिक्स नहीं है कि अमीबा ऐसा ही होगा। अमीबा कैसे भी आप बना दीजिए अमीबा है, जैसे आप ऐसे भी बना दीजिए अमीबा है। ठीक है, आप ऐसे भी बना दीजिए ये अमीबा है,
कैसे भी आप बना दीजिए अमीबा। क्यों? क्योंकि अमीबा क्या करता है, जहां भोजन, जैसे यहां भोजन मिल गया तो भोजन के पास जाएगा और अपने कुटपाद यानी कि जो पैर है उसको फैलाएगा और फिर इसको ढक लेगा, तो इसका आकार तो अब बदल गया। तो अमीबा का आकार हरदम बदलता रहता है। ठीक है, तो क्वेश्चन ये यही मैंने लिख दिया है, कुछ कोशिका अपना आकार बदलती रहती है जैसे अमीबा की कोशिका। और भी है, हमारे रुधिर में यानी कि हमारे रक्त में डब्ल्यूबीसी पाया जाता है। हमारे रक्त में डब्ल्यूबीसी यानी श्वेत रक्त कोशिका पाई जाती है। हमारे रक्त में बहुत सारा आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स बहुत सारा होता है, रुधिर जिसको बोलते हैं। आगे हम लोग बहुत अच्छे से इसे पढ़ेंगे, अभी तो पहला क्लास है। तो हमारे रुधिर में जो डब्ल्यूबीसी होता है, श्वेत रक्त कोशिका, जिसे ल्यूकोसाइट कहते हैं। तो अगर आपसे कोई बोल दिया ना कि ल्यूकोसाइट, बताइए क्या है, तो आप बोलेंगे कि ल्यूकोसाइट हमारे रक्त में जो श्वेत रक्त कोशिका है उसी को कहते हैं। श्वेत रक्त कोशिका का नाम है ल्यूकोसाइट। श्वेत रक्त कोशिका को इंग्लिश में क्या कहते हैं, डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड सेल। समझ में आ गया? निरंतर अपना रूप बदलते रहता है ल्यूकोसाइट जो है ना, हमेशा अपना रूप बदलते रहता है। यह बहुरूपिया है सब, अमीबा और ल्यूकोसाइट यह सब रूप बदलते रहता है। समझ में आ गया? अब देखिए ये मैं क्या बोला था कि कोशिका, बहुत सारा जब कोशिका रहेगा, और कोशिका से क्या बनता है, बहुत सारा कोशिका से मिलके क्या बनता है, उत्तक बनता है। समझ में आ गया? बहुत सारा कोशिका के मिलने के फलस्वरूप क्या बनता है, उत्तक बनता है। उत्तक, बहुत सारा उत्तक मिलेगा तो अंग बनेगा। ठीक है, बहुत सारा उत्तक मिलेगा तो अंग बनेगा, बहुत सारा अंग मिलेगा तो अंग तंत्र बनेगा, और अंग तंत्र मिलेगा तो क्या बनेगा, जीव। यह हमारा साइकिल होता है। कोशिका बहुत सारा, जैसे छोटा छोटा कोशिका है, ठीक है, तो बहुत सारा कोशिका मिलेगा तो एक उत्तक बनेगा, बहुत सारा ऐसा ऐसा उत्तक मिलेगा तब एगो अंग बनेगा, और बहुत सारा ऐसा ऐसा अंग मिलेगा तो अंग तंत्र बनेगा, बहुत सारा अंग तंत्र मिलेगा तो क्या बनेगा, जीव बनेगा। ठीक है, आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब उत्तक क्या होता है, एक ही प्रकार, एक सी रचना और एक से कार्य करने वाली कोशिका का समूह को उत्तक कहते हैं। यानी कि उत्तक भी अलग अलग होता है। अब उत्तक क्या करता है, उत्तको बहुत चालाक है। जब एक ही प्रकार की कोशिका होगी, जैसे हम लोग में कैसे होता है कि यादव हो गया तो एक प्रकार के जाति हो गया, तो एक ही मिश्रा हो गया तो एक प्रकार का जाति हो गया। समझ में आ गया? तो एक ही प्रकार की जब कोशिका होगी ना, उसी को मिला के एगो उत्तक बनता है। यानी कि हर उत्तक अलग अलग हो सकता है। हो सकता है कि यह उत्तक अलग जाति, अलग प्रकार की कोशिका लिया है, हो सकता है यह उत्तक अलग प्रकार की कोशिका लिया है। यानी कि उत्तक जो होता है एक ही प्रकार की कोशिका से मिलकर ही बनता है। इसीलिए मैंने लिखा है एक सी रचना और एक सा कार्य करने वाली कोशिका के समूह को उत्तक कहते हैं। ठीक है, तो कोशिका से मिलकर उत्तक, उत्तक से अंग, अंग से अंगतंत्र, अंगतंत्र से जीव। कोशिका की खोज किसने की? अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि अरे कोशिका तो इतना पढ़ा दिया, इसके खोज किसने किया था, जो हम लोग का दिमाग इतना खा रहा है। तो कोशिका खोज रॉबर्ट हुक ने किया था। किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने, 1665 में। ठीक है, कोशिका के अंदर मैंने केंद्रक दिखाया। केंद्रक की खोज किसने की? रॉबर्ट ब्राउन ने। यह सब क्वेश्चन आता है, याद कर लीजिएगा। केंद्रक की खोज किसने की? रॉबर्ट ब्राउन, 1831 में। ठीक है, अब जीवद्रव्य जो दिखाया था कि जीवद्रव्य जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्रोटोप्लाज्म, तो जीवद्रव्य की खोज किसने की? पुरकिंजे ने की। जीवद्रव्य की खोज किसने की? पुरकिंजे ने। नाम याद कर लीजिए। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक, केंद्रक की खोज किसने किया? रॉबर्ट ब्राउन, जीवद्रव्य की खोज पुरकिंजे ने किया था। इसे भी आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? अब कोशिका सिद्धांत क्या है? कोशिका सिद्धांत में क्या हुआ कि स्लाइडेन साहब जो थे, उन्होंने, स्लाइडेन ने कहा कि पादप यानी पेड़ पौधे का शरीर भी सूक्ष्म कोशिका का बना होता है। अब देखिए, स्लाइडेन ने क्या कहा कि पेड़ पौधा, यह वनस्पति विज्ञानी थे, वनस्पति वैज्ञानिक यानी कि पेड़ पौधे के वाले वैज्ञानिक थे। ठीक है, और यह जीव जंतु वाले वैज्ञानिक थे। दोनों, ये पेड़ पौधे वाले, ये जीव जंतु वाले। ठीक है, तो स्लाइडेन ने कहा कि हमारे पेड़ पौधे भी हैं, कोशिका से मिलकर बना है। और स्वान ने कहा कि अरे हमारा जीव भी कोशिका से मिलकर बना होता है। यानी कि दोनों जब मिले और दोनों मिलकर कहा कि अरे ये पेड़ पौधा हो चाहे जीव जंतु हो, सब कोशिका से मिलकर बना होता है, तो उसी पर एक सिद्धांत दे दिया और उसी को बोलते हैं कोशिका सिद्धांत। तो कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? स्लाइडेन और स्वान ने। स्वान जो थे जीव वैज्ञानिक थे और ये वनस्पति वैज्ञानिक थे। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का आविष्कार किसने किया? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, कोशिका को देखने के लिए बहुत सारा आविष्कार होने स्टार्ट हो गया, तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का आविष्कार किया एम नॉल और ई रस्का ने। दो वैज्ञानिक थे, एम नॉल और ई रस्का। एम नॉल और ई रस्का इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का आविष्कार किया है। ठीक है, देख लीजिए। 1884 में स्ट्रासबर्गर ने क्या कहा? वो वैज्ञानिक थे। स्ट्रासबर्गर क्या कहा? बस इतना ही पढ़ना है, बस 5 मिनट और रुक जाइए।
1884 में स्ट्रॉसबर्गर ने बताया कि केंद्रक जो होता है ना, मैंने कोशिका के अंदर केंद्रक बताया ना, देखिए कोशिका के अंदर ये केंद्रक मैंने दिखाया था ना, तो इन्होंने बताया कि जो केंद्रक होता है ना, यही पैतृक लक्षण के वंशगति में भाग लेता है। यानी कि जब जनन होता है, हमारा बच्चा पैदा होता है, तो हमारा कुछ गुण उसमें जाता है, तो उसमें जो गुण जाता है, पैतृक लक्षण, पिता का लक्षण, माँ बाप का लक्षण जो जाता है, वह किसके वजह से जाता है? तो केंद्रक जो होता है ना, भाग लेता है और केंद्र के कुछ करता होगा, और केंद्रक की मदद से ही वह लक्षण पहुंचता है। आगे डिटेल से पढ़ेंगे कि कैसे पहुंचता है, क्या है क्रोमोसोम, हर चीज अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। अभी बस याद रखिए कि स्ट्रॉसबर्गर ने एक बयान दिया कि केंद्रक पैतृक लक्षण के वंशगति, वंश को पहुंचाने में, एक वंश की गति दूसरे में ले जाने में भाग लेता है, ठीक है। अब देखिए, अब आगे क्लास में कल है हम लोग क्या पढ़ेंगे कि कोशिका में, ये तो पढ़ लीजिए कोशिका बस क्या है। कोशिका में अंदर बहुत सारा चीज है, ठीक है। कोशिका के अंदर बहुत सारा चीज है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, जितना भी ऊर्जा ऊर्जा चाहिए ना हमारे शरीर में, इसी माइटोकॉन्ड्रिया में बनता है। घूर घूर के देख लीजिएगा, माइटोकॉन्ड्रिया है। गोल्जी काय है, जितना भी ऊर्जा है उसको एक जगह से शरीर में पहुंचाने का काम गोल्जी काय करता है, ठीक है। ढोने होने का काम करता है गोल्जी काय, ठीक है। लाइसोसोम क्या है? लाइसोसोम, इसे आत्महत्या की थैली भी कहते हैं। यानी कि कोई भी इसमें काम बढ़िया से नहीं करेगा ना, तो चुपचाप आएगा और थोड़ा सा जल इसमें छिड़क देगा, और जल जैसे ही छिड़का ये मर जाएगा। यानी कि यह मारने वाला है। लाइसोसोम क्या है? किसी को मार देता है। आत्महत्या की थैली इसको कहते हैं। यानी कि किसी का आत्महत्या किसी को करवाने पे मजबूर कर देता है। लाइसोसोम किसी को मारने के लिए काम करता है। समझ में आ गया ना। अंतःप्रद्रवी जालिका भी होती है, इसी में राइबोसोम भी होता है। अंतःप्रद्रवी जालिका दो पार्ट में बढ़ जाएगी हम लोग जब पढ़ेंगे तो। एक सॉफ्ट मतलब मुलायम वाली अंतःप्रद्रवी जालिका, एक खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका, ठीक है। दो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इंग्लिश में बोलते हैं, इसीलिए ईआर लिखा हुआ है अपने समझने के लिए, अंतःप्रद्रवी जालिका। अब साफ खुरदरी क्यों बोला जाता है? क्योंकि खुरदरी जो होता है ना, खुरदरिये पे राइबोसोम पाया जाता है। ये राइबोसोम है ना, प्रोटीन का निर्माण करता है। तो कोई पूछेगा कोशिका के अंदर प्रोटीन का निर्माण कौन करता है? राइबोसोम। कोशिका के अंदर ऊर्जा का निर्माण कौन करता है? माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिका के अंदर ऊर्जा का ढोने वाला काम, गाड़ी उड़ी वाला काम कौन करता है? गल्जी का है। मारने उड़ने वाला काम कौन करता है? लाइसोसोम। समझ में आ गया। तो ये सब हम लोग बहुत अच्छे से फनी लैंग्वेज में अच्छे से हंसते खेलते पढ़ेंगे, और आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आएगा। मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर कहीं भी आप लोगों को दिक्कत समझ में आया होगा तो आप लोग प्लीज कमेंट जरूर करें, प्लीज जरूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि मन बढ़े और हौसला भी बढ़े, ठीक है। जितना हौसला बढ़ेगा उतना हम लोग वीडियो बनाएंगे, और अच्छे से इस वीडियो को हम लोग आप लोग के पास पहुंचाएंगे, ठीक है। हमारे प्लेलिस्ट में मैथ्स का वीडियो पड़ा हुआ है, ये हमारे चैनल में मैथ्स का वीडियो भी पढ़ाया गया है, और मैंने साइंस का खुद वीडियो बहुत सारा पढ़ाया हुआ है, ठीक है। आप लोग अच्छे से उसको देखिए और इसको बहुत पसंद कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है। और कुछ भी दिक्कत हो कमेंट में ज़रूर बताइए, हम आपकी कोई भी दुविधा को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना सुनहरा टाइम दिया। फिर कल के वीडियो में हम लोग अच्छे से मिलते हैं, और धीरे धीरे, अभी कुछ मैंने पढ़ाया नहीं, अभी तो स्टार्ट हुआ है, बेस बनाना स्टार्ट किया है, ठीक है। एक दो बस ईंट जोड़ा है मकान बनाने के लिए, अभी एक दो बस ईंट जोड़ा है, धीरे 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 करके पूरा मकान खड़ा होगा, ठीक है। तब आप लोग को समझ में आएगा बायोलॉजी क्या होता है। और लास्ट लास्ट जाते जाते भी बोलूँगा, प्लीज़ वैसे लोगों के बातों पर ध्यान मत दीजिए जो आप लोग को डिमोटिवेट करते हैं। हमेशा मोटिवेट रहिए। लोग बोलते रहेंगे, लोग आएंगे जाएंगे, कुछ करते रहेंगे, आप अच्छा भी करेंगे तो आपको पैरवा पकड़ के कोई खींच देगा कि कैसे गिर जाए। समझ में आया ना। तो इस बात पे ध्यान मत दीजिए, आप बस अच्छे से पढ़िए। चलिए बाय, कल मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।